We'll start with Unit 3. Good morning. Other essential elements of a contract. Guys, this carries a lot of weightage. Okay? Marks. Unit wise marks bifurcation नहीं रहता है. Smart. Okay? First one, capacity to contract and free consent of the parties. That we are going to cover here. ठीक है? Capacity of contract मतलब कल पढ़ा था हम लोगों ने. एक तो 3 conditions. What's wrong? हाँ? हाँ, attain the age of majority. Sound mind. Not expressly disqualified. Okay? उसमें first दो तो first and first one is मेजॉरिटी. ओके, फर्स्ट वन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. एंड देन सेकंड वन, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड. राइट, ये दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे. माइनर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे. ही हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी मतलब माइनर है. ओके गाइस, 90% ऑफ द केसेस में माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी. मैं माइनर हूँ, मैं बच्चा हूँ, ओके, बेचारा हूँ, ओके, ही इज सेफ. इन सम केसेस, ओके, he is liable, not personally liable, his estate is liable. What are the cases, if you guys remember? देखो, minor can plead minority, minor can plead minority, वो तो basic है, prima facie है. Those questions you can easily answer. ठीक है? हर एक केस में minor can plead minority, minor is not guilty, minor cannot be held liable. Even if he is held liable, his estate is liable, he is not personally liable. उसका मतलब क्या, अगर एस्टेट है तो उससे रिकवर कर लो. पर्सनली लायबल मतलब ही कैन नॉट, यू कैन नॉट मेक हिम टू वर्क अंडर यू फॉर मनी और एनीथिंग लाइक दैट. एबल टू अंडरस्टैंड? अभी एक्सेप्शनल केसेस हम लोग लेंगे. ओके, वेयर ही इज लायबल, दैट इज ही इज लायबल इन केस ऑफ नेसेसिटी इज सप्लाइड टू हिम, दैट इज एजुकेशन, फूड, शेल्टर. यस, इसके लिए वो लायबल होगा. अदरवाइज माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी. कीवर्ड माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी. One of the essential element is competency of parties. Okay, if he is not competent, then the contract is void. Void ab initio. Contracting with a minor is void ab initio. Yes sir. First point देखते हैं. Capacity to contract. Age of majority होना चाहिए, sound mind होना चाहिए. Age of majority होना चाहिए, sound mind होना चाहिए. Not disqualified by law. Okay, not disqualified. 3 point पढ़ा था हम लोगों ने कल. Which are those? Convex. Alien enemy. फॉरेन ओनर्स. ठीक है, ये तीनों डिस्क्वालिफाइड हो गए. वहाँ पे स्ट्रेट अवे दिया होगा कि एलियन एनिमी है, ये फॉरेन एम्बेसडर है, एम्बेसडर से. ओके, तो दे आर डिस्क्वालिफाइड. कॉन्ट्रैक्टिंग विद देम इज नॉट वैलिड बिकॉज ही इज डिस्क्वालिफाइड. कंपिटेंसी टू पार्टीज है ही नहीं, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट है ही नहीं, देन इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखा था ना हम लोगों ने. कॉन्ट्रैक्ट विद देम इज नॉट वैलिड. एबल टू अंडरस्टैंड? साउंड माइंड नहीं है, लुनाटिक है, इडियट है. लूसिड इंटरवल्स, इफ इज साउंड, इफ इज इन दोज लूसिड इंटरवल्स, इफ इज ऑफ साउंड माइंड, then he is contracting, then it is valid. Able to understand? Drunkard, अगर वो अपने कॉन्सियस में है, then is contracting, then it is valid. ओके, इतना समझ लो. वो दो के ऊपर हम लोग डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे. फॉरेन सोवेनियर्स, फॉरेन डिप्लोमैट्स, एंड देन एलियन एनिमी, एंड देन वन मोर इज कन्वेक्स. ओके, इन दोनों का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, कन्वेक्ट करके दिया गया होगा. ओके, साउंड माइंड मतलब लुनाटिक, इडियट वगैरह वगैरह. माइनर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. आप देखो हर जगह पे माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी देखोगे आप लोग. वो जहां पे लायबल होगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, ताकि माइनर के ऊपर जब भी क्वेश्चन आए ना, माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, वो एक्सेप्शनल केसेस याद रखोगे. हाँ, वो आया, देन माइनर कैन बी हेल्ड लायबल, माइनर कैन नॉट प्लीड माइनॉरिटी, वो उतना याद रखो. एबल टू अंडरस्टैंड? अभी देखो उन केसेस क्या क्या है. ओके, एज ऑफ मेजोरिटी रेगुलेटेड बाय द इंडियन मेजोरिटी एक्ट, दैट इज 18 years ऑफ एज. ओके, इतना याद रखो, काफी है. अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. ये केस लो याद रख सकते हो. ओके, मतलब क्या, यहाँ पे देखो ये केस लो इंपॉर्टेंट है. मिस्टर डी, अ माइनर मॉर्गेज इज हाउस फॉर ₹20,000 टू मनी लेंडर, बट द मॉर्गेज दैट इज मनी लेंडर हैज पेड हिम ₹8,000. Subsequently, the minor had filed a suit for cancellation of the contract.
held the contract is void as Mr. D is minor and therefore he is not liable to pay anything to lender. मॉर्गेज किया 20,000 का प्रॉपर्टी, उसके बदले उसको मिला 8,000 रुपीज. यस 8,000 रुपीज. अभी वो जो मनी लेंडर था वो रिकवर करना चाहता है. यस वो जो सिक्योरिटी मॉर्गेज सिक्योरिटी एज अ हाउस वो वापस करना होगा. उसको 8,000 मिलेगा या नहीं मिलेगा? ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. वेदांत, यू आर अ मनी लेंडर, आई एम अ माइनर इन दिस केस. ओके, आई एम अ माइनर, आई वांट सम लोन. मैं आके तुमको बोल रही हूँ 20,000 का ये प्रॉपर्टी पेपर्स है, ये रख लो, आई हैव मॉर्गेज्ड, मतलब प्रॉपर्टी पेपर्स तुमको दे दिया. यू आर गिविंग मी, लेंडिंग मी 8,000 रुपीज. आई एम अ माइनर. यस, उसके बाद मैं रीपे नहीं कर रही हूँ. यू हैव द प्रॉपर्टी पेपर्स. ओके, नाउ यू वांट मनी बैक, दैट इज 8,000 रुपीज. यू आर सुइंग मी, कोर्ट ऑफ लॉ लेके गए. नाउ यू वांट दैट 8,000 बैक. कोर्ट विल ऑर्डर, व्हाट विल कोर्ट ऑर्डर? कैन ही क्लेम 8,000 रुपीज? नो, माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी. ये केस लॉ कोट करो. यस सर. वो मॉर्गेज में मॉर्गेज का क्या होगा? 20,000 का प्रॉपर्टी जो मैंने गिरवी रखा था उसका क्या होगा? वाइड एब इश्यू है तो कैन यू सेल दैट प्रॉपर्टी एंड क्लेम द मनी और यू हैव टू रिटर्न इट टू मी? रिटर्न और सेल? what do you want to say, Shivani? Shivam? Return? Shivani, you are the only person who is left. Yes, quick. Void ab initio hai, then he is supposed to return. You cannot claim anything even out of, see, I told you minor's property is liable only in case of necessity supplied. Is this a necessity? No. Then you cannot recover even from my property. Forget about me. मेरे से तो रिकवर कर ही नहीं सकते हो. Even my property is not liable because this is not a necessity. You are supposed to return that mortgage to me. Able to understand? Now, no ratification after attaining majority. No ratification after attaining majority मतलब मेजर. यस, अभी मैं माइनर थी, अभी मैं मेजर बन गई. ओके, आई वांट टू टेल वेदांत, अर्लियर आई हैड टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 8,000, राइट? आई वांट टू रिटर्न दैट 8,000 टू यू. कैन आई डू सो? नो, आई कैनॉट ratify माई ओन एड्स इवन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी. इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. कीवर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर. ओके, एक तो फर्स्ट वन मोहिरी बीबी वर्सेस केस लॉ, यू हैव टू रिमेंबर. धर्मो दास घोष, इसमें क्या हो रहा है? लोन इज बोरोड, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय माइनर इज void ab initio. नेक्स्ट वन, नो ratification आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी. माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ही कैन बी ओनली अ बेनिफिशियरी. फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में वो ही कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, ओनली टू द बेनिफिट्स. ही इज नॉट अ पार्टनर एक्चुअली, ओनली बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया गया है. एक स्टूडेंट आकर मेरे को बोल रहा था, ओ बैच, दिस बैच, ओके, हिज एडमिट वर्ड आ रहा है ना, बट माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड. ये एडमिट क्यों आ रहा है? ओके, दैट एडमिट इज डिफरेंट एंड दिस एडमिट इज डिफरेंट. वहाँ पे एग्रीमेंट होके वो पार्टनर नहीं कहला जा रहा है. इज एडमिट वहाँ पे वो पार्टनर के हिसाब से नहीं, ओनली फॉर द बेनिफिट्स इज एडमिटेड. दैट एडमिशन इज नॉट एज अ पार्टनर. एबल टू अंडरस्टैंड? सो दिस एडमिशन ओनली फॉर द बेनिफिट्स. अगर लॉसेस हुआ तो इज ही लायबल? नो. यस, समझ आया? नेक्स्ट वन, ये सेक्शन 30. गाइस, दिस यू हैव टू रिमेंबर. सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. ही कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ओनली ही कैन बी एडमिटेड एज अ बेनिफिशियरी. कौन सा सेक्शन बोल रहे हैं? देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट भी कोट करोगे एंड सेक्शन कंपनीज एक्ट का भी कोट करोगे. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन से आता है? वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. यस सर. सेक्शन 10, एज पर सेक्शन 10. सेक्शन 10 भी कोट करो. सेक्शन 30 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. यस सर, इसको भी कोट करना. देन द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड. तुम दोनों एक्ट पढ़ के आए हो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू अप्लाई बोथ द प्रोविजंस. जहाँ पे भी एडमिशन आएगा बेनिफिट्स के लिए एडमिट हो रहा है, देन यू आर सपोज टू कोट बोथ द सेक्शंस. एबल टू अंडरस्टैंड?
कौन सा सेक्शन नंबर बोला? सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड सेक्शन 10 of the Indian Contract Act. Yes. Next one. A partner can always plead minority. देखो, a minor can, guys question में आएगा ये falsely representing himself as a major. When I was borrowing, I did not tell him कि मैं minor हूँ. I was falsely representing myself as a minor. Even though I am falsely representing, I am still not liable. I can still plead minority. What? वो wordings दे falsely representing himself as a major. Able to understand? But still, who is liable? Who is not liable? Minor is not liable. Minor can plead minority. ये wordings भी आए तो confuse मत होना. Yes, rule of estoppel cannot be applied against a minor. मतलब it cannot be denied. Minor can plead always minority. Allowed to plead his minority in defense. I can defend myself by saying that I am a minor. Next one. हाँ, ये रेड लाइन जहाँ पे भी आते हैं ना तो माइनर इज लाइबल. यस, अब तक हम लोगों ने देखा माइनर इज नॉट लाइबल, माइनर इज नॉट लाइबल. नाउ liability for necessaries. The case of necessary supplied to a minor or any other person whom such minor is legally bound to support is governed by section 68 of the Indian Contract Act. A claim for necessary supplied to a minor is enforceable by law, but a minor is not liable for any price that he may promise and never more for more than the value of the necessaries. There is no personal liability of the minor, but only his property is liable. कीवर्ड समझ आए? क्या क्या कीवर्ड्स है? ओनली फॉर नेसेसरीज. वहाँ पे केस स्टडीज में वर्डिंग्स क्या है वो सुनो. वर्डिंग्स ये बोलेंगे कि माइनर वांटेड टू बाय अ लैपटॉप फॉर हिज एजुकेशन. एजुकेशन इज अ नेसेसिटी. देन माइनर इज लाइबल ओनली to the extent of necessary supplied to him and only property is liable, not personally liable. क्या क्या लिखोगे? Minor is liable only for the necessity supplied to him to the extent of necessary supplied. Yes, to the extent of necessary supplied उतना ही. And his estate is liable, he is personally not liable. In any case, he is not personally liable. In any case. His estate is liable only in case of necessary supplied to him. Able to understand? Yes. Next one. वो मैंने बोला एजुकेशन के लिए लैपटॉप लिया, एंटरटेनमेंट के लिए लेता तो लैपटॉप इट्स नॉट अ नेसेसिटी. फूड सप्लाइड, क्लोथ वो देंगे. ही ऑलरेडी हैज अ पेयर ऑफ क्लोथ्स बट स्टिल ही वॉज सप्लाइड विथ क्लोथ्स, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, देन इट इज नॉट अ नेसेसरी. ही डिड नॉट हैव एनी क्लोथ्स, मतलब हार्डली एक पेयर. ओके, then that is a necessity. He had sufficient amount of clothes, then that is not a necessity. ये क्वेश्चन में आए हुए हैं. I have read all those questions. Able to understand? Next one. देखो, हाँ ये पॉइंट. गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर द सपोर्ट इन द स्टेशन ऑफ लाइफ, मतलब एजुकेशन, फूड वगैरह. ओके, द माइनर मस्ट नॉट हैव already a sufficient supply of these necessaries. Already has a pair of clothes, already has some food, then it is not a necessary. Though you are supplying cloth, though you are supplying food, he already has that clothes or food in sufficient amount, then it is not a necessary. देखो कंफ्यूज करने के लिए कैसे देते हैं. यस, फूड देके एजुकेशन देके भावुक होते हो, एंड देन यू विल राइट his personal property is not personally liable, his estate is liable, but he has that sufficient amount, then not liable. Able to understand? Yes. Next, cannot include luxuries or costly or unnecessary articles. इसके लिए liable नहीं है. Yes, expenses on minors education, on funeral ceremonies come within the scope of the word necessaries. ये सभी necessaries है. Education, funeral services, rather than ornament. Okay. Next one. Contract by guardian, how far enforceable? Though a minor's agreement is void, his guardian can, under certain circumstances, enter into a valid contract on minor's behalf. Minor's behalf पे guardian contract enter कर सकता है, but minor cannot enter into contract. Able to understand? हाँ, उसमें देखो, but all contracts made by the guardian on behalf of a minor are not valid. सब valid नहीं है. ऐसे तो guardian कुछ भी कर सकता है. He can sell minor's property, he can purchase on behalf of minor some property. Which are valid वो देखेंगे. Yes, देखो,
For instance, the guardian of a minor has no power to bind the minor by a contract for the purchase of immovable property. Purchase नहीं कर सकते हो, sell कर सकते हो, yes, that will say. But a contract entered into by a certified guardian, मतलब appointed by a court, that is known as certified guardian, ठीक है, of a minor with the sanction of the court for the sale of the minor's property may be enforced by either party to the contract. Sale of the minor's property may be enforced. Sale के लिए कर सकते हैं enforce. Purchase in any case नहीं हो सकता. That one given only. Certified guardian ये purchase of immovable property is not allowed only. Sale is allowed provided it is done by a certified guardian. Yes sir. Able to understand? बोलो. Is purchase of property immovable property? हाँ, immovable है. Okay, immovable property allowed on behalf of a guardian. Is sale of a immovable property allowed on behalf of a guardian? Yes or no? Prima facie? Guys, pay attention now. Purchase in any case not allowed. Sale is allowed provided it is done by a certified guardian. Certified guardian मतलब कौन? Appointed by a court. Able to understand? Purchase मतलब पैसे चाहिए ना. अभी माइनर का जो पैसा है उसको लिक्विड अमाउंट से इलिक्विड अमाउंट में कन्वर्ट करते हो. यस सर, वो अलाउड नहीं है. सेल करके लिक्विड अमाउंट फॉर हिज नेसेसिटीज वो अलाउड है. मनी इज रिक्वायर्ड. नो, एबल टू अंडरस्टैंड? माइनर कैन बी एन एजेंट. माइनर कैन बी एन एजेंट. गाइज लिसन, माइनर कैन बी एन एजेंट. ओके, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कुछ एक्ट कर रहा है. नाउ the third party wants to hold the agent, that is minor liable. Can they do so? No, minor cannot be held liable. He can only act as an agent. In any case he cannot be held liable. Able to understand? Just like benefits के लिए admit कर सकते हैं partnership form में, वैसे agent बन सकते हैं. देखो और क्या क्या कर सकता है. Liable to the principal for his acts, but he will not be liable. Not be liable to the principal for his acts. Not liable. Liable नहीं है. Okay, a minor can draw, deliver and endorse negotiable instruments without himself being liable. ये कर सकता है. Deliver, draw and endorse negotiable instrument. Bill of exchange, promissory note, check वगैरह इशू कर सकते हो on behalf of principal. But उस चेक के लिए वो liable नहीं है. Principal shall be held liable. Can he draw, endorse and negotiate negotiable instrument? Negotiate मतलब transfer. Draw मतलब लिखना. Yes sir. Yes sir. हाँ, he can. ओके वो देंगे. चेक इशूड बाय अ माइनर टू अ थर्ड पार्टी. कैन द माइनर बी हेल्ड लायबल और प्रिंसिपल बी हेल्ड लायबल? प्रिंसिपल शैल बी हेल्ड लायबल. यस, अगर ये देते ही कैन नॉट ड्रॉ, नेगोशिएट और ट्रांसफर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देन प्रिंसिपल शैल नॉट बी हेल्ड लायबल. ये दे रहे हैं कि दे शैल बी हेल्ड लायबल. ही कैन डू. दैट इज द रीजन व्हाई प्रिंसिपल शैल बी हेल्ड लायबल, नॉट एजेंट. यस, नेक्स्ट वन. Minor cannot bind parent or guardian in the absence of authority, express or implied. An infant is not capable of binding his parent or guardian even for necessaries. The parents will be held liable only when the child is acting as an agent for parents. Richa minor entered into contract of buying a scooty from the dealer and mentioned that her parents will be liable for the payment of scooty. The dealer sent a letter to her parents for money. The parents will not be liable for such payment as the contract was entered by a minor in the absence and out of their knowledge. This even for necessaries. I am doubtful. I'll get back to you. ठीक है? Necessaries apply to a minor. वो तो लायबल है, राइट? आई विल गेट बैक टू दैट. ये बोल रहे हैं विदाउट पेरेंट्स परमिशन दे कैन नॉट डू एनीथिंग. नेक्स्ट वन, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट. इन सच अ केस द अडल्ट विल बी लायबल. अभी लेट अस अज्यूम मी एंड वेदांत. वेदांत इज अ मेजर, आई एम अ माइनर. वी बोथ एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद शिवम.
okay, to sell something like iPad. Okay, I am a minor, he's a major, and Shivam is supposed to pay 90,000. He already paid 90,000. Who? Shivam. We are promising to pay to sell iPad. Okay, now मैं iPad नहीं दे रही हूँ. In this case, he has already paid 90,000. Who shall be held liable? Me, minor, or Vedant? In case of joint agreement with minor and adult. Okay, हम दोनों major and minor के केस में major shall be held liable, not minor. Minor can plead minority. Next one. Surety, guarantor of a minor. Adult is liable to third party as there is a direct contract between the surety and the third party. अगर कोई guarantor है बना minor के लिए तो guarantor shall be held liable, not minor. Simple, just like surety guarantor, वो पढ़ेंगे हम आगे. Okay, minor as a shareholder. Shareholder बन सकता है, आज के दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज विदाउट बिकमिंग मेजर इनहेरिटेंस में पॉसिबल है. ओके, फादर डेड हो गए तो ऑब्वियसली मेजर होने के बाद उसको शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, बट यू कैन नॉट ओपन अ डीमैट अकाउंट. उसके लिए पैन कार्ड लगता है. पैन कार्ड माइनर हो तो आएगा भी नहीं. आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी पैन कार्ड आता है नाउ, तो पैन कार्ड ही नहीं तो डीमैट अकाउंट ओपन भी नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट परचेज शेयर्स ऑल्सो. फिजिकली जाके वहाँ पे भी नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल यू अटेन मेजोरिटी. गार्डियन है तो उनके बिहाफ कर सकते हो, राइट. देखो, a minor being incompetent to contract cannot be a shareholder of the company. If by mistake he becomes a member, the company can rescind the transaction and remove his name from register. But a minor may, acting through his lawful guardian, become a shareholder by transfer or transmission of fully paid shares to him. मैंने क्या बोला था, गार्डियन है तो गार्डियन कर सकता है. ऑन बिहाफ ऑफ माइनर ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. माइनर गार्डियन तो मेजर होता है, राइट. यस. नेक्स्ट वन, लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स. माइनर नहीं लायबल. माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, मतलब जाके कुछ भी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, नेबर का खिड़की फोड़ दिया, इज ही लायबल. दिस इज टॉर्ट, दिस इज सिविल रॉन्ग. टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग. अभी घोड़ा किसी ने दिया है राइड करने को, वो राइड करने का छोड़ के दोस्तों को दे दिया. अभी दोस्त गए एंड देन घोड़ा गॉट इंजर्ड, दैट इज हॉर्स गॉट इंजर्ड, देन माइनर शैल बी हेल्ड लायबल बिकॉज ही वॉज नॉट सपोज टू गिव दैट हॉर्स टू समबडी एल्स. ही वॉज सपोज टू यूज इट, only use and return it back. ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे. ओके, क्या क्या आएंगे? सिविल टॉर्ट, सिविल रॉन्ग, दैट इज टॉर्ट. एंड देन हॉर्स, he took a horse and then he gave it to somebody else. Minor cannot do so because that is a tort, that is a civil wrong. Minor shall be held liable. yes sir, yes sir. हाँ, दो केसेस में हम लोगों ने देखा, दो केसेस में so far minor shall be held liable. He shall be held liable for tort, he shall be held liable for necessary supplied to him. Otherwise he can plead minority, he can plead minority. Able to understand? माइनर का क्वेश्चन है ना, आराम से लिखो. माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी अनलेस एंड अनटिल वो टॉट का क्वेश्चन है, अनलेस एंड अनटिल वो नेसेसरी का क्वेश्चन है. बिंदास लिखो. यस सर. नेक्स्ट वन, पर्सन ऑफ साउंड माइंड. अभी हम लोगों ने देखा था लूनेटिक, इडियट, ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन. इस पे स्पेसिफिक्स तो नहीं आते. Persons of unsound mind are liable for necessaries supplied to them or to anyone whom they are legally bound to support. देखो, just like minors are liable for necessary supplied, वैसे ही unsound mind people are liable for necessary supplied to them. For example, idiot वगैरह है, and idiot के ऊपर कोई dependent है, let us assume grandmother, वो केस लो आया हुआ है, तो they are liable, their property is liable. No personal liability. माइनर के केस में जैसे था वैसे भी अनसाउंड माइंड के केस में भी नो पर्सनल लायबिलिटी, ओनली एस्टेट शैल बी लायबल. यस. डिस्क्वालिफाइड, एलियन, एनिमी, फ्रेंड के साथ सही है. फॉरेन सोवेनियर्स, कॉर्पोरेशंस मतलब ये एम्बेसी वगैरह, एंड देन इंसॉल्वेंट, कन्विक्स. ओके, विल गो टू क्वेश्चंस. अभी बोलो, कुछ नहीं आया तो माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, माइनर कैन नॉट प्लीड माइनॉरिटी, इतना ही बोलना है. यस सर. सेक्शन 30 याद है? क्या है सेक्शन 30 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट? यस. Mr. R, a French ambassador deputed in New Delhi, contract to buy an expensive perfume worth ₹60,000 from Mr. M, a perfume dealer. Mr. M agrees to supply the same without taking any advance payment, assuming that he will be surely paid
After delivery of perfume, Mr. R refuses to pay. Advise Mr. M about the remedies that can be sought by him under the Indian Contract Act. बोलो आंसर. फॉरेन एम्बेसडर, फ्रेंच एम्बेसडर मतलब फॉरेन सोवेनियर्स, डिप्लोमैट्स. ओके, तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, आर दे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? सो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. तो यहाँ पे फ्रेंच एम्बेसडर है, इसने क्या किया, मिस्टर आर, a French ambassador deputed in New Delhi, contracts to buy an expensive perfume worth rupees 60,000 from M. M इंडियन है. ओके, मिस्टर आर फ्रेंच है, फ्रेंच का है. ही कॉन्ट्रैक्टेड टू बाय परफ्यूम फ्रॉम मिस्टर एम. एम इज द सेलर ऑफ अ परफ्यूम. ओके, इज ही सपोज टू पे 60,000? वो फ्रेंच एम्बेसडर, फ्रेंच एम्बेसडर इज सपोज टू पे 60,000. ये बेचारा मिस्टर एम, इंडियंस आर ट्रस्टवर्दी पर्सन, राइट? उसने बेचारा कुछ एडवांस नहीं लिया उसने, अभी वो परफ्यूम लिया और गया वो. ओके, मिस्टर एम एग्रीज टू सप्लाई द सेम विदाउट टेकिंग एनी एडवांस पेमेंट, assuming that he will be surely paid. After delivery of perfume, Mr. R refuses to pay. Advise Mr. M about the remedies that can be sought by him under the Indian Contract Act. Can he claim? No, because void है. फॉरेन डिप्लोमेट के साथ पहले तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था. यस, क्या लिखोगे? ही इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट? ये निकालो, ये नहीं आता. Okay, foreign souvenirs diplomats are expressly declared as disqualified by law. Expressly declared है ना. Now, since they enjoy immunity and cannot be generally sued in Indian courts, they are ordinarily considered as incompetent to contract. They can be sued only if the voluntarily submit themselves. क्यों करेंगे वो voluntarily क्यों खुद को submit करेंगे? ले आ बैल मुझे बार कोई करता है? No, right? To the court, or if the approval of the central government is obtained. मिलता है तभी कर सकते हो. ये सब लिखने की उतना जरूरत नहीं है. ओके, एनालिसिस लिखो एंड देन कंक्लूजन में वॉइड एब इनिशियो, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है. कंक्लूजन में बस यही दिखना चाहिए एंड पेंसिल से हाईलाइट करके आओ. वो होता है तभी आगे का पढ़ते हैं. आगे भी पता है प्रोविजन में क्या पढ़ेंगे? इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन सोवेनियर्स आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. वॉइड एक पढ़ेंगे, फॉरेन सोवेनियर्स एक पढ़ेंगे, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एक पढ़ेंगे. एंड एज पर सेक्शन एक कोट करो कि it is not a valid contract because incompetency of parties, capacity to contract वो नहीं है, that is absent. Yes sir. Now Shrishti, a minor falsely representing her age, enters into an agreement with an authorized laptop dealer, Mr. Gupta, owner of SP Laptops, for purchase of laptop on credit amounting to rupees 60,000. For purchasing a laptop on 1st August 2021, she promised to pay back the outstanding amount with interest at the rate 16% per annum. उसने क्या बोला? लैपटॉप परचेज किया, I will pay back the amount that is 60,000 along with the interest of 16% per annum. Who is the minor here? Shrishti, a minor, and Mr. Gupta is a major. He is supplying the laptop. Yes. फिर on by 31st July 2022, she told him that in case she won't be able to pay the outstanding amount, her father, Mr. Ram, will pay back on her behalf. After 1 year, when Shrishti was asked to pay the outstanding amount with interest, she refused to pay the amount and told the owner that she is a minor. Now she can't recover a single penny from her. She will be adult on 1st January 2024. Only after that agreement can be ratified. ऐसे बोल रहा है वो. ओके, वो बोल रहा है, सही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, वो मेजर होगी 1 जनवरी 2024 को एंड देन इट कैन बी रेटिफाइड, ऐसे बोल रहा है. 1 जनवरी को 24 होने के बाद मेजर बनेगी, मेजर का कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई कर सकते हैं, ऐसे ये बोल रहे हैं. नो राइट, प्रोविजन में वही लिखना है, हाईलाइट करके लिखना है. नाउ एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे मिस्टर गुप्ता विल सक्सीड. गुप्ता इज द सप्लायर ऑफ लैपटॉप in recovering the outstanding amount with reference to the Indian Contract Act 1872 by filing a case against Shrishti, a minor, for recovery of outstanding amount with interest. Can he recover the amount by filing a case against Shrishti along with the interest? No, because she is a minor. A contract with a minor is void ab initio, not competent to contract. Yes, he cannot recover. Now answer me. By filing a case against Mr. Ram, father of Shrishti, for recovery of outstanding amount. क्यों? यस, अभी पढ़ा था ना, पेरेंट्स कैन नॉट बी बाउंड.
इवन विद देयर एक्सप्रेस परमिशन, लेकिन नेसेसरी केस में आई एम डाउटफुल, वो आई विल गेट बैक टू दैट, ठीक है. मे बी उसका कंक्लूजन ये है कि फादर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, हिज पर्सनल एस्टेट कैन बी हेल्ड लायबल. इन एनी केस पेरेंट्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल. अंडरस्टूड? इवन फॉर नेसेसरी सप्लाइड. एबल टू अंडरस्टैंड? हो सकता. ओके. नेक्स्ट वन, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर राम फादर ऑफ सृष्टि फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट. अभी नहीं है ना, यही पढ़ा था अभी. ओके. थर्ड वन, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट सृष्टि अ माइनर फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर शी अटेन्स मेजोरिटी. देखो इस थर्ड प्रोविजन में, हाँ थर्ड में माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम इवन ऑन अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी. यही कीवर्ड्स है, वो यही चेक करते पहले. उनको क्या चाहिए आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, कैन यू रेटिफाई? नो, कीवर्ड वही है, कैन नॉट बी रेटिफाइड. कैन नॉट बी रेटिफाइड ये 10 बार बोलो, यहीं पे प्रैक्टिस कर लो. एबल टू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन, यू वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. सेकेंड वन में कैन नॉट बी हेल्ड लायबल. Easy है, right? We'll move. Next one. Examine the validity of the following contracts as per the Indian Contract Act 1872, giving reasons. X aged 16 years borrowed a loan of rupees 50,000 for his personal purposes. Okay. Few months later he had become major and could not pay back the amount borrowed on due date. बोलो validity बोलो. Not valid बोलोगे. A contract with the minor is, तो not valid मत लिखो, void ab initio लिखो. कीवर्ड चाहिए भाई. यस सर, वॉइड एब इनिशियो. यहाँ पे क्या लिखना है? वॉइड एब इनिशियो. प्रोविजन में वगैरह लिख सकते हो तुम लोग, इजी है. ओके. नेक्स्ट वन, जे कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक इन कार्गो फॉर के एट अ फॉरेन पोर्ट. जेस गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड्स डिक्लेयर्स वॉर, मतलब एलियन एनिमी. गॉट इट राइट? क्या लिखोगे? एलियन एनिमी, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, वॉइड है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. एक्चुअली सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं, एलियन एनिमी होना चाहिए. ओके. नाउ एक्स एज 16 ईयर्स बॉर्डर और लोन, ये भी हुआ था. नेक्स्ट वन, मिस्टर मुकुंद वांट्स टू सेल हिज कार. फॉर दिस पर्पस ही अपॉइंट्स मिस्टर पार्थ अ माइनर एज हिज एजेंट. क्या लिखोगे आंसर? एजेंट शैल नॉट बी हेल्ड लायबल, प्रिंसिपल शैल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट. हाँ, माइनर कैन ड्रॉ, हाँ डिलीवर, endorse, negotiable instrument, but for those instruments also he cannot be held liable. He can only draw or transfer. Yes sir, very good. Keywords भी यहीं पे बैठ हो रहे हैं, वो सब भी लिख के ना है, फिर इंप्रेशन बनेगा. Able to understand? Next one, Mr. Parth ignores the instruction of Mr. Mukund and sells the car to Mr. Okay. Mr. Mukund wants to sell his car. For the purpose of he appoints Mr. Minor as his agent. Mr. Mukund instructs Mr. Parth that car should not be sold at price less than 2 lakh, but still वो price less than 2 lakh को sell करता है. कौन? माइनर. तो legal consequence बोलो. Mr. Mukund can recover the loss of 5,000 from Mr. Parth. Parth is minor, Mukund is major. Can he recover? No. Mr. Mukund can recover his car from Mr. Naman, जिसको उन्होंने बेचा था कार. No, right? Because the contract is valid. Yes sir, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं. लिखना है शैल बाइंड द प्रिंसिपल. शैल बाइंड द प्रिंसिपल कीवर्ड्स उतना ही देखो. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एजेंसी में बट कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल, नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटीज इन कोर्स ऑफ हिज एजेंसी. Next one, A executes a promissory note in favor of Mr. X during his minority. The promissory note is later on renewed by A on his attainment of his majority. Mr. X wants to bring a suit for the recovery of his amount due on the basis of the second note. You cannot ratify after attaining majority. Yes sir, cannot ratify. देखो keywords खुद ही बोल रहे हो. Even in spite मैंने बोला भी नहीं आंसर, आप लोग ये कीवर्ड बोल रहे हो. स्मार्ट, वेलकम. नेक्स्ट वन, ईशान एज 16 years was studying in an engineering college. On 1st March 2016 he took a loan of rupees 2,000 from Vishal for the payment of his fees and to purchase books and agreed to pay by 30th May 2017. Fees, books, ये सभी necessaries है. ईशान possesses assets worth rupees 15 lakhs. लोन कितना लिया था? 2 lakhs. assets कितना है? 15 lakhs. On due date Ishan fails to pay back the loan to Vishal. Vishal now wants to recover the loan from Ishan out of his assets. Decide whether Vishal will succeed. बोलो. Yes.
विशाल कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ लोन ऑफ ₹2 lakhs फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ मिस्टर विशाल. यहाँ पे क्या क्या लिखोगे? पर्सनल कैन नॉट बी हेल्ड, पर्सनल लाइबल नेसेसरी, इसके लिए ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ द माइनर इफ एनी विल बी हेल्ड लाइबल. नेक्स्ट वन, अ माइनर फ्रॉडुलेंटली मिसरिप्रेजेंट्स. मैंने क्या बोला था? कुछ भी दे, फ्रॉडुलेंटली या फिर एनीथिंग. माइनर कैन डू फ्रॉड. यस, फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट्स his age to Mr. X, a money lender, and executes a mortgage deed of ₹20,000. The minor subsequently denies his liability of the deed. Comment. No personal liability. Minor can plead minority. No right of action against the minor. ये डेट का बोला था ना, मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष. यस, इसने फ्रॉडुलेंटली बोल के, अरे मॉर्गेज का हम दोनों ने एक एग्जाम्पल दिया था, वही है. केस लॉ कोट करना है, केस लॉ का 50 मार्क्स मिलता है. आई टोल्ड यू राइट. मोहिरी कंपलसरी नहीं है, बट हाफ मार्क्स यू कैन, इंप्रेशन बनता है, हाफ मार्क्स यू कैन गेट इट. अभी ये स्पेसिफिक है ना माइनर के, इसमें एक ही तो केस लॉ याद रखना है, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. नेक्स्ट वन, वेलकम टू फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. 5 हॉरिबल एलिमेंट्स. कोर्शन. ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो पहले बोलती हूँ, सुनो. फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, देर आर 5 एलिमेंट्स. बोलो. कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. ठीक है. कोर्शन में वो पूछेंगे अटेम्प्टिंग टू सुसाइड. बोलो. वो बचा तो अटेम्प्टिंग टू सुसाइड, इसीलिए तो बोला he did not commit suicide, he attempted to commit suicide. मतलब वो बचा है. ओके, तो क्या होगा? he shall be punished. And the person who has committed suicide, he cannot be punished because he is already dead. Yes, तो committing suicide or threatening to commit suicide is an offense, but who has committed suicide, he cannot be punished because he is already dead. But the person who attempts to commit suicide and he did not die, he shall be punished. Yes, अभी देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं. ओके, मैं बोलूँगी इफ यू डोंट ट्रांसफर द प्रॉपर्टीज आई विल commit suicide. I am threatening you. Is it an offense? Threatening to commit suicide is an offense. Yes, sir. तो इस केस में is that contract held valid or no? The contract is void or voidable? Voidable. The contract is voidable at the option of the party whose consent was so obtained. Yes, sir. ये सुसाइड के ऊपर बहुत आता है. वो बोलेंगे committing suicide or threatening to commit suicide, okay, is an offense. तो is it a coercion? Threatening to commit suicide, is it a coercion? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे. Yes, sir. Threatening to commit suicide and on the basis of the contract, on the basis of that threaten, if there is any contract entered, then that contract shall be voidable. Okay. हाँ बोलो ये. A threatened his wife and son to commit suicide if they did not agree to transfer A's house to his brother. Pay attention. Read. One of you can read. Vedant, read. नहीं. हाँ. His age. इसीलिए बोला था पढ़ो. A threatened his wife and son to commit suicide if they did not agree to transfer A's house to his brother. यहाँ पे क्या हो रहा है? A is threatening his wife and children. If you don't transfer my property to my brother, I will commit suicide. ठीक है? वो threaten के basis पे, threatening मतलब coercion, वो threaten के basis पे wife and son transferred their property to whom? A's brother. And then later on, his wife and son wants to file a case against A, right? तो प्रॉपर्टी उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? वाइफ एंड सन को मिलेगा वापस, बिकॉज इट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड. यस सर. देखो सुसाइड दो, मैंने जो जो वर्ड्स बोला था वही है. सुसाइड दो forbidden by Indian Penal Code is not punishable as a dead man cannot be punished.
Yes, sir. Declares that committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code is coercion. Any act forbidden by IPC, Indian Penal Code, is coercion. Yes, sir. Hence, threat to commit suicide will be regarded as coercion. Now, voidable. Contract induced by coercion is voidable at the option of the party whose consent was so obtained. Now, restitution. A person to whom money has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it. इस केस में क्या हुआ था? किसको मिला था मनी और एनीथिंग? एज ब्रदर. Yes, so he is supposed to return it. To whom? Wife and son. Yes. Conclusion, voidable by the at the option of the wife and son, right? Next one, undue influence के ऊपर है. बोलो. Mr. A, the employer, induced his employee Mr. B to sell his one room flat to him at less than the market value to secure promotion. Guys, देखो undue influence में ये एक याद रखो. There is a fiduciary relationship. It is very apparent. Apparent मतलब visible. Easily it can be rectified. No, it can be recognized. Yes, sir. It can be recognized. And the other party takes undue influence. तभी होता है. He is in a dominating position. For example, teacher and student. Dominating position होता है. और कौन कौन से होते हैं? Husband and wife. You cannot say who is dominating. Earlier, husbands used to dominate. Now wives are dominating, right? You cannot say. और कौन कौन से केसेस में हो सकता है? Lawyer and client. You can say, right? हाँ, और examples जो सर ने दिया था. If you guys remember. And doctor and patient. The most important. Principal and student. Yes. Parents and children. Yes, parents and children भी हो सकता है. Yes, तो वो fiduciary relationship एक तो होना चाहिए. And one person should be in a dominating position. ये सारे keywords याद रखो. And the consent should be obtained by undue influence. The person who is in dominating position should have obtained the consent, should have taken an undue advantage. Then only it amounts to undue influence. अगर डोमिनेटिंग पोजीशन में है, उसने undue एडवांटेज लिया ही नहीं, तो undue influence नहीं कहला जाएगा. All the conditions should be present. Then only it amounts to undue influence. Able to understand? ये keywords own words में लिख सकते हो ना. एक तो fiduciary relationship, and then what? One person should be in a dominating position. Dominating position में teacher या student? Teacher. Yes. And then undue advantage लिया गया होगा, तभी केस enforce कर सकते हैं. Able to understand? Now, Mr. A, the employer, induced his employee, undue influence? Yes. Mr. B to sell his one room flat to him at less than market value. तुम अगर मेरे को फ्लैट लेस प्राइस में लेस देन मार्केट वैल्यू में सेंड करोगे, सेल करोगे, देन आई विल गिव यू अ प्रमोशन. इज दिस undue influence? तो आप क्या क्या कीवर्ड्स लिखोगे? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? इजी है. एंड देन मिस्टर बी चेंज्ड हिज माइंड एंड डिसाइडेड टू सू मिस्टर ए. प्रमोशन मिला इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी वन रूम फ्लैट दैट इज प्रॉपर्टी आप मार्केट लेस देन मार्केट प्राइस में लो. ही रियलाइज्ड इट. नाउ इज इट voidable? Voidable at the option of the employee. Able to understand, guys? हाँ. Examine the validity of contract as per the provisions of the Indian Contract Act 1872. According to Indian Contract Act, ये सभी लिखोगे. A contract, guys, आप लोगों को आपका होमवर्क है. Undue influence, fraud, misrepresentation, mistake, इन चारों का डेफिनेशन आप लाइन बाय लाइन याद रखो. बिकॉज आया तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि यही आप लोगों लिखे. undue influence में होता क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक यू आर सपोज टू राइट दिस, तभी मार्क्स मिलेंगे. और वेटेज बहुत ज़्यादा है इसका. आई टोल्ड यू, राइट? दिस यूनिट कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज. तो जहाँ पे भी undue influence का क्वेश्चन आया, सिर्फ इतना नहीं लिखना है डोमिनेटिंग पोजीशन, fiduciary रिलेशनशिप, द अदर पर्सन शुड हैव बीन इंड्यूस्ड, बस इतना नहीं लिखना है. undue influence का मीनिंग पूरा लिखना है. एंड देन लेट देम नो इट इज voidable एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी whose consent was so obtained. हाँ बोलो. Try to remember it here itself. A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other in a contract.
कीवर्ड सारे सुन सुन के बैठ हो रहे, अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, डोमिनेटिंग पोजीशन में है, यस सर. When consent of an agreement is caused by undue influence, the agreement is the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so obtained. बैठ कर लो. ओके, अभी इसमें इन द गिवन केस मिस्टर ए द एम्प्लॉयर इंड्यूस्ड, वही लिखोगे ना, whom the employee. In this case it is voidable at the option of employee, okay, on grounds of undue influence. Yes sir. Next one, A advances money to his son B during his minority. Upon B's coming of age, मतलब मेजोरिटी, B हो गया अभी मेजर, A is a father, B is a son. Yes sir. जब माइनर था तब advances some money, वो father advances some money to his son, that is B. Upon B's coming of age, he obtains by parental influence a bond from his son B for an amount higher than the sum due in respect of the money advanced. Is B bound by the bond? Bound by the bond. Easy है, समझ आया नहीं आया? If yes, then why yes? If no, then why no? तुम लोगों को समझ आया क्या हो रहा है? नो, नहीं समझ आया? इस सेइंग ये नो नहीं वो नो, मतलब उस केस लॉ का आंसर है नो. स्मार्ट. ये नो नहीं वो नो. ओके, इज नॉट बाउंड, मतलब अनडू इन्फ्लुएंस है, तुम ये बोल रहे हो. यस सर, एब्सोल्युटली राइट. तुमको समझ नहीं आया ना? I'll explain, don't worry. A is a father, okay, and B is a son. Now A, पापा ने कुछ एडवांस मनी दिया था बेटे को, यस, जब माइनर था. बाद में B मेजर हुआ, एक ना एक दिन तो मेजर होगा ना. मेजर होने के बाद पापा क्या बोलते हैं? सी, आई हैड एडवांस सम मनी टू यू व्हेन यू वर माइनर, नाउ आई वांट मोर मनी देन दैट. ऐसे एक बॉन्ड पेपर के ऊपर लिख के दो. फादर एंड सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला डोमिनेंट पोजीशन है. देयर कैन बी एन फ्यूडेशियल रिलेशनशिप है, डोमिनेटिंग पोजीशन में है फादर. नाउ ही इज मेकिंग हिज सन राइट अ बॉन्ड, साइन करके भी दिया उसने. इज दिस बॉन्ड वैलिड? नो, इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सन बिकॉज इट वॉज ऑब्टेन्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. यस सर, दैट इज वॉइडेबल. समझ आया? आप दिया क्या लिखोगे? इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, सब्स्टिट्यूटिंग पूरा डेफिनेशन जो मैंने अभी बोला था, सेम डेफिनेशन हर इसमें चिपकाना है. इसमें वही है, पोजीशन टू ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज एंड यूजेस हिज पोजीशन. वन पार्टी इज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन एंड द अदर डोमिनेट द विल ऑफ द अदर. समझ आ रहा है? नेक्स्ट वन, अ स्टूडेंट वाज इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर टू सेल हिज ब्रांड न्यू कार to the latter at less than the purchase price to secure more marks in the examination. बोलो, easy है, will move faster. क्या हो रहा है यहाँ पे? A student was induced, टीचर इंड्यूस कर रही है स्टूडेंट को कि तुम अपना कार सेल करो so that you can score more marks. It is undue influence. पूरा क्या करोगे? प्रोविजन में लिखोगे undue influence का डेफिनेशन and then voidable at the option of the party whose consent was so obtained. एंड देन एनालिसिस में पूरा क्वेश्चन को रिलेट करके लिखो, कंक्लूजन में वर्डेबल. नेक्स्ट वन, ए इज इन डायर नीड ऑफ ₹1 lakh बट वॉज अनेबल टू गेट एनी लोन फ्रॉम बैंक्स एज ही हैड नो सिक्योरिटी टू ऑफर. नो सिक्योरिटी टू ऑफर. दिस केस इज इंटरेस्टिंग. लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर इट. रीड एंड लेट मी नो. Don't look at the answer. Try to understand and answer on your own. A is in dire need of money. That is 1 lakh rupees उसको चाहिए.
नाउ व्हाट डिड ही डू, बट वॉज अनेबल टू गेट एनी लोन फ्रॉम एनी बैंक, बिकॉज उसको सिक्योरिटी देने के लिए कुछ था ही नहीं. एबल टू अंडरस्टैंड. एंड नाउ A approached his friend B, who knowing the helpless position of A, lent money at a high rate of interest, very high rate of interest. कौन? B, his friend of A. Now saying that he had himself borrowed money from C. मैंने खुद C से लिया भाई, मैं कहाँ से तेरे को कम इंटरेस्ट पे दूँ? आई एम गोइंग टू चार्ज यू वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. यस सर. Now, abhi option, the contract is vitiated by undue influence that B had exercised over A due to his close friendship. Is it undue influence? Because close friendship tha and he was charging very high rate of interest. Is it undue advantage, undue influence? कैसे? He would have borrowed it for somebody else. Yes sir. क्यों नहीं है? ऐसा बोल रहा है वो. पहले तो ये वो ऐसे बोल रहा है बस. ही इज जस्ट सेइंग इट. लेट अस अज्यूम वो लाइन है ही नहीं. नाउ एनालाइज एंड टेल मी. है undue influence? इंटरेस्टिंग केस राइट. ऐसे केसेस आए तो कैसे करोगे? ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं. ओके. void as the rate of interest being very high was unconscionable, not valid as B had wrongly misled A that he had borrowed money from C. तुम बोल रहे हो ना ये. ओके. एंड D, valid as a friend could not be supposed to have wielded undue influence only because the money lent carried a higher rate of interest. पहला कैसा? फर्स्ट ऑफ ऑल अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए ये फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप डोमिनेटिंग पोजीशन पे है क्या? फ्रेंड्स वो है, होता है डोमिनेटिंग पोजीशन में. कौन है? ए या बी? कैसे पता चलता है? नो, डोमिनेटिंग पोजीशन में होता नहीं है. ओके. फ्रेंड्स आर नॉट इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन. ओके गाइस, मैं अभी आंसर बोल रही हूँ, लिसन टू मी. ठीक है. सेकेंड केस लिसन टू मी. ओके. अभी उसको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी सिक्योरिटी टू ऑफर. सिक्योरिटी है ही नहीं, उसको कहीं से मिलता भी नहीं. एबल टू अंडरस्टैंड? विदाउट सिक्योरिटी इज ऑफरिंग सम लोन, ऑब्वियसली इज गोइंग टू चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी भी मत दो, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? इट इज वैलिड. इंटरेस्टिंग राइट? ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करोगी? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक पार्टीज आर इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन और नो. ए एंड बी दोनों फ्रेंड्स है भाई, इसमें कैसे पता चलेगा ए डोमिनेटिंग पोजीशन में है बी? यस. और फिर देखो वो अगर इससे नहीं लेता तो बैंक से उसको मिलता. बैंक से तो मिल ही नहीं रहा उसको लोन, बेचारा वो ऑफर कर रहा है बी. ऑब्वियसली इज गोइंग टू चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. इट इज नॉर्मल. ही इज नॉट ऑब्टेनिंग एनी अनड्यू एडवांटेज. इंटरेस्टिंग राइट? समझ आया अभी? हाँ अभी पढ़ो. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. वैलिड as a friend could not be supposed to have wielded undue influence only because the money lent carried a higher rate of interest. Only on the ground that higher rate of interest charge कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि undue influence है. It is valid. Able to understand? Mark this as important. क्या क्या लिखोगे? undue influence का definition and then the contract is valid, no undue influence. पहले तो ऑप्शन टिक करना था वो. ओके. नेक्स्ट वन. Chandan was suffering from some disease and was in great pain. He went to Dr. Junjunwala. Doctor and patient. Dominating position है? Yes. Whose consultation fee was rupees 300. The doctor agreed to treat him, but on the condition that Chandan had to sign a promissory note of rupees 5000. देखो जो ट्रीटमेंट 300 में हो सकता था वो 5000 का promissory note इशू करवा के ले रहा है वो. Doctor is in a dominating position and is it taking an undue advantage.
Is it undue influence? Yes. On recovering from the deceased, Chandan refused to honor the promissory note. Promissory note आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में पढ़ोगे. अगर चेक बाउंस हो रहा है तो ही इज लायबल. यस, पेनल्टी वगैरह. ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक इज द फाइन एंड 2 years of imprisonment. नाउ ही डजंट वांट टू ऑनर द promissory note. कैन यू डू सो? वो चेक के लिए. हाँ, दिस इज promissory note. ओके, कैन यू डू सो? ही डजंट वांट टू ऑनर द चेक. ही कैन डू सो. नहीं करना है भाई, अनड्यू इन्फ्लुएंस है. पूरा डेफिनेशन लिखो गाइस, होमवर्क करो. ये डेफिनेशन पूरा एक एक वर्ड में मत छोड़ो. इंप्रेशन बना है, हार्डली एनीथिंग टू रिमेंबर. एबल टू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, फर्दर अ पार्टी इज डीम्ड टू बी इन डोमिनेटिंग पोजीशन वेयर ही होल्ड्स रियल एंड अपैरेंट अथॉरिटी. देखो वो फ्रेंड्स के केस में रियल एंड अपैरेंट अथॉरिटी किसका है, कैसे पता चलता है? रियल एंड अपैरेंट अथॉरिटी मतलब आप देख के, अपैरेंट मतलब देख के बोल सकते हो भाई इसका डोमिनेटिंग पोजीशन है. टीचर हैज अ डोमिनेटिंग पोजीशन, रियल एंड अपैरेंट है, ये कीवर्ड है. ओके, नाउ फ्यूडिशियल रिलेशन विद द अदर पार्टी, ये भी कीवर्ड है. पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस. मतलब ये भी बोल सकते हो कि वो जो सफर कर रहा है बॉडीली डिस्ट्रेस से अफेक्टेड है. मोरओवर द कंसेंट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस ओनली व्हेन डोमिनेंट party uses his position to influence the free will of the weaker party with the view to obtain an undue advantage over the other, that is weaker party in the contract. A contract which is created by undue influence is voidable at the option of the party aggrieved, मतलब plaintiff. yes sir. इसमें राकेश झुंझुनवाला बोल डॉक्टर झुंझुनवाला shall be entitled to recover only the lawful consultation fees of rupees 300. इजी था ये, इसके ऊपर का मार्क करो, इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है. यस सर. फ्रेंड्स, डोमिनेटिंग पोजीशन में रियल एंड अपैरेंट अथॉरिटी है या नहीं, चेक करो पहले तो. यस सर. नाउ इन श्री कृष्णन वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, श्री कृष्णन अ कैंडिडेट फॉर द LLB Part 1 exam who was short of attendance did not mention that fact himself in the admission form for the examination. Neither the head of the law department nor the university authorities made proper scrutiny to discover the truth. It was held by the Supreme Court that there was fraud by the candidate, there was no fraud, there was misrepresentation by the candidate, there was mistake on the part of the candidate. बोलो. No fraud. मिसरिप्रेजेंटेशन वो बोल रहा है, मिस्टेक बोल रहे हो. नो फ्रॉड बाय द कैंडिडेट. क्यों? they could have checked, they had the source to examine the validity of the statement. yes sir. On reasonable examination. yes sir. देखो फ्रॉड मतलब any misstatement or concealment of material facts. ये इंपॉर्टेंट है. अगर कुछ छुपा रहे हो, दैट इज वेरी मटेरियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, देन दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड. मियर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. ये सारे कीवर्ड्स बोल रहे हो, फ्रॉड का स्टार्ट हुआ है ना अभी. ओके, मियर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, बट इट विल अमाउंट टू फ्रॉड इन 2 cases. इट इज द ड्यूटी टू स्पीक एंड वो अगला वाला बंदा बोलता है इफ यू डोंट स्पीक एनीथिंग आई विल अज्यूम दैट यू हैव that there is no misapplication or that there is no material concealment, then he is supposed to speak. देखो guys, 2 points you are supposed to remember. Mere silence will not amount to fraud. First of all remember this. okay, 2 cases में mere silence will amount to fraud. first case okay, हम दोनों fiduciary relationship में है. for example father and daughter. ये अनड्यू इन्फ्लुएंस खत्म हुआ है, ये फादर एंड डॉटर अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला नहीं है, अभी फ्रॉड वाला है. फादर एंड डॉटर, नॉट डॉटर वांट्स टू बाय अ कार, लेट अस अज्यूम फादर का कार ही इज बाइंग, शी इज बाइंग फ्रॉम हर फादर. वो फादर अगर दूसरे को बेचते तो उसके डिफेक्ट्स नहीं बोलते. यूजुअली व्हेन यू बाय सेकंड हैंड कार, वो सेकंड हैंड कार का ही बहुत आता है. ओके, सेकंड हैंड कार का डिफेक्ट्स नहीं बोलना जरूरी है. यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज एनी डिफेक्ट्स इन द गुड्स, यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज. ठीक है, अगर रिलेशनशिप फ्यूडिशरी वाला है यू आर सपोज टू डिस्क्लोज. मेयर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड. जनरली अगर दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर
let us assume I am selling a second hand car to Shivam. Yes, I am not supposed to disclose the defects of the good. It will not amount to fraud. Concealment of material fact will not amount to fraud. Mere silence will not amount to fraud. कीवर्ड सारे बोल रही हूँ, you have to remember this. ठीक है? If I am selling it to outsider, it will not amount to fraud. Even if I am keeping silence. ठीक है? But if I am selling it to my daughter or it to my sister, there is a fiduciary relationship. वो चाहते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं हम पे. Then it is our duty to not keep quiet and disclose the facts. Now it will amount to fraud. फर्स्ट केस में fiduciary relationship नहीं है तो not a fraud. Mere silence will not amount to fraud. Prima facie, mere silence will not amount to fraud. It will amount to fraud in two cases. Fiduciary relationship है. फर्स्ट केस you got it. सेकेंड केस अभी सुनो, इंटरेस्टिंग है. ओके, मैं बोल रही हूँ आई एम सेलिंग माई कार. शिवम का हो गया. शिवम इज अदर पार्टी. आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग. ही बॉट इट. इट इज नॉट अ फ्रॉड. आई एम कीपिंग क्वाइट. यस, यू आर माई डॉटर. आई एम सेलिंग इट टू यू. तो मेरा ड्यूटी है कि मैं डिस्क्लोज करूँ. अगर मैं नहीं डिस्क्लोज कर रही हूँ तो इट विल अमाउंट टू फ्रॉड. यस, अभी थर्ड केस लो. यू आर एन आउटसाइडर. आई एम सेलिंग इट टू यू. तुम बोलती हो if you keep quiet, I will assume that the car is free from all the defects. Now, am I supposed to speak? Here, mere silence is equals to words. तो इस केस में अगर मैं चुप बैठ रही हूँ, that is equal to I am saying as good as it is as good as I am saying yes. Then it will amount to fraud. Guys, साइलेंस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं. Mere silence, prima facie क्या बोलोगे? Prima facie, mere silence will not amount to fraud. Two exceptions are there. Fiduciary relationship है, it is the duty to disclose the facts. Second question, second point क्या है? Silence will be equal to speech. Yes, तो इस केस में फ्रॉड होगा. Yes, अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. इसने कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स किया है, राइट या फिर रॉन्ग डेटा दिया है. गाइस, फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक डिफरेंस है. इंटेंशन टू डिसीव. यस, इंटेंशन टू डिसीव यहां पे था. क्या फ्रॉड करोगे एक अटेंडेंस का शॉर्ट लिख के? यस, इट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड बिकॉज ही हैड द मीन्स टू चेक इट विथ रीजनेबल एग्जामिनेशन. दिस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. यस, आप क्या लिखोगे? देयर वाज नो फ्रॉड. बी, देयर वाज नो फ्रॉड because as per the provisions of Indian Contract Act, where the consent of an agreement is caused by the fraud, the contract is voidable at the option of the party defrauded. However, contract is not voidable if the party whose consent was caused by silence, which amounting to fraud, had the means of discovering the truth. ये तो अटेंडेंस शीट के चेक कर सकते थे ना तुम लोग. With ordinary diligence, there is no fraud by the candidate. Yes. Next one. Karan agreed to purchase wooden table. हाँ बोलो इसको. Karan agreed to purchase wooden table for a study room from Mr. X. Table was in good condition and was examined by. Examination किया उसने. Discovering the truth. Reasonable means. Examination कर सकते हो ना. Examined by Karan before purchasing. He found no defect in it and paid rupees 20,000 for the table. Later on, it was found that one leg of the table is broken and Mr. X has pasted the wood and tried to hide the defect in the table. बोलो अभी. Can Karan return the table and claim the amount back? Discuss the same with reference to the Indian Contract Act. Can he claim back? क्या हो रहा है इस केस में? बोलो. Karan agreed to purchase wooden table. तो वो गया शोरूम. उसने पूरा देखा, एग्जामिनेशन किया, उसको कुछ डिफेक्ट्स नजर नहीं आया एंड देन ही बॉट अ टेबल. ही वेंट होम. उसके बाद उसको पता चलता है एक उसका टांग तो टूटा हुआ है. टांग मतलब पैर. ओके, टूटा हुआ है. नाउ ही गॉट टू नो, उसने जो टेबल सेलर है ना, वो अच्छे से उसको कंसील कर रहा था. मटेरियल फैक्ट्स, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, मतलब वो छुपा रहा है. कंसीलिंग द मटेरियल फैक्ट्स अमाउंट्स टू फ्रॉड. He did the reasonable examination which could not be found. Concealment of material facts could not be found by reasonable examination. Reasonable examination करके भी नहीं पता चल रहा है. Then it will amount to fraud. Is this fraud? Can he claim damages? Yes. अभी देखो क्या हो रहा है. फ्रॉड का डेफिनेशन पूरा लिखना है.
where a contract is created by active concealment of material facts as to the subject matter of contract, the contract is said to be created by fraud, and the aggrieved party shall be entitled to rescind the contract and claim restitution as well as compensation for damages sustained by him, if any. Since the contract is created by fraud by the active concealment, मैंने क्या बोला, active concealment is the keyword, you're supposed to write it. Thus, current the aggrieved party is entitled to rescind the contract and claim refund of price and damages, if any. Next one, Shyam induced Ram to buy his motorcycle, saying that it was in a very good condition. Guys, ये interesting है, सुनो अभी, इसका आंसर चाहिए मेरे को. Read, take out 5 minutes, read and let me know the answer. आंसर मत देखो वहां पे. टेल मी क्या हो रहा है केस में. श्याम इंड्यूस्ड राम, इंड्यूस्ड का मतलब अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है, ओके. इंड्यूस्ड राम टू बाय हिज मोटरसाइकिल, दैट इज कार, पहले वाले एग्जाम्पल में मोटरसाइकिल, सेइंग दैट इट वाज इन अ वेरी गुड कंडीशन. आफ्टर टेकिंग द मोटरसाइकिल, राम कंप्लेंड दैट देयर वर मेनी डिफेक्ट्स इन द मोटरसाइकिल. वो लेके गया फिर पछता रहा है, सेकेंड हैंड व्हाट बाइक लेके जाके फिर पछता रहा है. यस, सेकेंड हैंड में पता नहीं चलता ना कितने डिफेक्ट्स है. We have to rely on the purchaser, on the seller, not purchaser. Okay. Shyam proposed to get it repaired. Shyam seller, वो उसने propose किया, जो भी repairs है ना, I will get it repaired for you, or else get it repaired and promise to pay 45% of the cost of repairs. You get it repaired, I'll pay 45% of the cost of repairs. After few days, the motorcycle did not work at all. मतलब उसने accept किया होगा. Yes. After few days motorcycle did not work at all. Now Ram wants to rescind the contract. Decide giving reasons. बोलो, वो 45% cost of repairs भी उसको मिल गया. Now even after repairs he is facing some troubles. उसके बाद भी वो तंग कर रहा है मोटरसाइकिल. Now he wants to rescind the contract. Can he do so? Why? Because he has accepted the faults by accepting that 45% of the cost of repairs. Now he cannot rescind. He had the chance to rescind the contract. He rather chose to get it repaired. Yes. हाँ, अभी देखो आंसर कैसे दिखाया जाता है. When the aggrieved party on discovery of fraud, fraud का definition भी लिखना है, ओके. उसके बाद ये लिखो, affirms or ratifies the same, मतलब makes oneself liable, makes himself liable. Yes, affirms मतलब accepts, either by accepting benefits or damages. बेनिफिट्स दे रहा है या फिर डैमेजेस को पे कर रहा है. देन ही लूजेस हिज राइट टू सब्सिक्वेंटली रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट. लूजेस हिज राइट इज इंपॉर्टेंट. डिड ही लूज हिज राइट बाय एक्सेप्टिंग दैट 45% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स? यस. नाउ इन द गिवन केस पूरा बोलो. by accepting the cost of repairs, Ram has ratified the fraud and now he loses his right to subsequently rescind the contract. Next one. Bolo. P sells by auction to Q a horse which P knows to be unsound. The horse appears to be sound, but P knows about the unsoundness of the horse. In the contract, is the contract valid in the following circumstances under the Indian Contract Act 1872? If P says nothing about the unsoundness of the horse to Q, P and Q, different parties. P is selling horse to Q. Yes, P knows about the unsoundness. मतलब horse पागल है. ये horse पागल है, पागल है, पागल है. ये लड़की पागल है. Yes, P knows about the unsoundness. Now P, is he supposed to disclose the fact? Because he is a stranger. Okay, mere silence will not amount to fraud. Mere disclosure, he is not supposed to disclose. Yes, so first one, if P says nothing about the unsoundness of the horse, is the contract valid? Yes. Abhi, if P says nothing about it to Q,
हु इज पीज डॉटर हु हैज जस्ट कम एज ऑफ मेच्योरिटी. वो क्यू अगर पी की डॉटर हुई तो अवॉइडेबल. ही इज सपोज टू डिस्क्लोज. यस सर, यस सर, क्लियर. हाँ अभी नेक्स्ट वन देते हैं आपको. इस पूरा लिखने में आपको कीवर्ड क्या लिखना है. मियर साइलेंस विल नॉट अबाउट टू फ्रॉड. ही इज नॉट डिस्क्लोजिंग मतलब ही इज कीपिंग क्वाइट, ही इज कीपिंग साइलेंस, इट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. सेकेंड केस में क्या लिखोगे. देर आर एक्सेप्शंस. फर्स्ट वन, इट इज द ड्यूटी टू डिस्क्लोज मतलब देर इज अ फ्यूडिशियल रिलेशनशिप. सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे. साइलेंस विल अमाउंट टू स्पीच. ओके, इफ यू कीप क्वाइट आई विल अज्यूम दैट देर आर नो डिफेक्ट्स मतलब ये साइलेंस विल अमाउंट टू स्पीच. यस मतलब अल्टीमेटली फ्रॉड. यस. नेक्स्ट वन, इफ क्यू सेज टू पी इफ यू डू नॉट डिनाई इट, यही वर्ड्स आते हैं. इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड. पी सेज नथिंग. हियर साइलेंस इज अमाउंटिंग टू स्पीच, हेंस इट इज फ्रॉड. सेकेंड केस में पी डॉटर है, इट विल अमाउंट टू फ्रॉड. यस. फर्स्ट केस में नो. देखते हैं अभी. ओके, देर इज ड्यूटी टू स्पीक, यही बोला था मैंने. मियर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. देर इज अ ड्यूटी टू स्पीक व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच. ओके, फर्स्ट केस में कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, अभी पढ़ गए थे. कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. सेकेंड केस में कॉन्ट्रैक्ट इज voidable, साइलेंस विल बी ट्रीटेड एज fraudulent in this case as P is under a duty to speak because there is a fiduciary relationship. ये सभी keywords लिखना है. Exists between them. The contract is voidable since will be treated as fraud as here silence is equivalent to speech. ये keyword है. Silence is equivalent to speech. Next one, misrepresentation. Okay, Mr. Shyam owned a motor car. He approached Mr. Harish and offered to sell his motor car for rupees 3 lakh. Mr. Shyam told Mr. Harish that the motor car is running at the rate of 20 kilometers per liter of petrol. Both the fuel meter and the speed meter of the car were working perfectly. Yes, Mr. Harish agreed with the proposal of Mr. Shyam and took delivery of the car by paying rupees 3 lakh to Mr. Shyam. After 10 days, Mr. Harish came back with the car and stated that the claim made by Mr. Shyam regarding fuel efficiency was not correct, and therefore there was a case of misrepresentation referring to the provisions of the Indian Contract Act. Decide and write whether Mr. Harish can rescind the contract on the above ground. बोलो क्या हो रहा है. मिस्टर श्याम ओन्ड अ मोटर कार, वो उसको सेल कर रहा है मिस्टर हरीश को. वो बोला 20 किलोमीटर फ्यूल एफिशिएंसी है, पर लीटर 20 किलोमीटर भागेगा. यस. एट व्हाट प्राइस इज ही सेलिंग. 3 लाख रुपीज. Now, Mr. Shyam, who is Mr. Shyam? Seller. Mr. हरीश को सेल किया उसने. मिस्टर हरीश थोड़े दिनों बाद आता है, तुमने तो बोला था 20 किलोमीटर एफिशिएंसी, वो नहीं चल रहा है उतना. यू हैव डन फ्रॉड. हाँ वो बोल रहा है ऐसे, तुम बोलो आगे. वो फ्रॉड है क्या बोलो. मिसरिप्रेजेंटेशन है क्योंकि हेडिंग है. ओके, विल रीड द आंसर. देखो, created by misrepresentation is voidable at the option of the aggrieved party. However, if the aggrieved party whose consent was so caused had the means available of discovering the truth with ordinary diligence but fails to do so, then the contract shall not be treated as voidable. यहाँ पे हरीश को had the means to discover the average capacity of the car. Yes, no? तो उसको करना चाहिए था. It will neither amount to fraud, it will neither amount to nor amount to misrepresentation because he had the means to check the efficiency. 1 लीटर डीजल या पेट्रोल डालो और चला के देख लो. यस, सिंपल है ना. हरीश कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन. ये है ही नहीं मिसरिप्रेजेंटेशन, वैलिड है. यू हैड द मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ, देन डिस्कवर द ट्रुथ. नेक्स्ट वन, ए ऑनेस्टली बिलीविंग. देखो गाइज, मिसरिप्रेजेंटेशन में ही हिमसेल्फ बिलीव्स दैट द फैक्ट इज ट्रू बट वो होता नहीं एक्चुअली में. दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन. फ्रॉड में ही नोज दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स. मिसरिप्रेजेंटेशन में ही नोज कि वो स्टेटमेंट ट्रू है बट इन रियलिटी इट इज फॉल्स. नोइंग इट टू बी ट्रू. ओ माय डियर फ्रेंड्स, मुंह क्यों उतरा हुआ है.
Okay. A honestly believing that his watch is made in Switzerland. A, let us assume A in this case is शिवम. शिवम का वॉच वो खुद समझता है कि ये वॉच मेरा स्विट्जरलैंड में बना हुआ है, खुद ऐसे समझता है. यस सर. और फिर मेड इन स्विट्जरलैंड एग्री टू सेल इट टू बी बाय रिप्रेजेंटिंग दैट द वॉच इज मेड इन स्विट्जरलैंड. शिवम सेल कर रहा है वेदांत को, ले बाबा ये वॉच स्विट्जरलैंड में बना हुआ है, विल यू परचेज? ही सेज यस. से यस. Yes. Now, subsequently, it is discovered that the watch was made in India. Tai fish. It was made in India. It wasn't made in Switzerland. Now, ये misrepresentation है. उसको पता होता तो फ्रॉड होता. इसको पता नहीं है इसीलिए वो misrepresentation है. He is misrepresenting. Yes, sir. Knowing it to be false. वो keywords है. Okay. Voidable on the grounds of misrepresentation since untrue statement was made by A. A untrue statement made है. A in honest ignorance of its falsehood and therefore the only remedy available to B is to rescind the contract. No damages shall be granted. इसमें damages नहीं मिलेगा, fraud में damages भी मिलते हैं. Yes sir. Rescind the contract. However, if A knew that the watch was actually made in India, it will amount to fraud, knowing it to be false. Yes sir. Knowing it to be false अगर statement करो then that is fraud. Yes sir. And the contract shall not only voidable at the option of the B but damages shall also be awarded to him for his loss. Because fraud कर रहे हो ना तो damages भी मिलेंगे. Damages मतलब क्या इस केस में? Let us assume Vedant, that Switzerland वाला watch wants to sell it to Pritam. Okay? तो अभी you have contracted some amount, let us assume 50,000 में. Okay, that similar watch in the market amounts to let us assume 70,000. अभी उसको 20,000 का लॉस हुआ. that damage is also Shivam is supposed to pay to Vedant because 20,000 उसको पे करना होगा. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया उनका. that is damages. misrepresentation है तो no damages. fraud है तो along with the damages. able to understand? आंसर शायद क्वेश्चन पूरा मैंने किया नहीं है. Subsequently, it is discovered that the watch is made in India. What is the remedy of B? Will your answer be different? If had A known that his watch was made in India, obviously it will amount to fraud. Explain both. Don't take risk only. पता है ना? If he knowingly does, then it is fraud. If he unknowingly does, then it is misrepresentation. एक ही लाइन में लिखना है, फिर उसको एनालाइज करके बोलना है. कंक्लूजन में दोनों कंक्लूड करो. नाउ नेक्स्ट वन ए आना चाहिए यहाँ पर. ए एग्री टू सेल राइस टू बी. बोथ ए एंड बी बिलीव दैट द राइस इज ओल्ड बासमती एंड वेरी हाई प्राइस इज सेटल्ड. सब्सिक्वेंटली इट इज डिस्कवर्ड दैट राइस इज न्यू वन. ओल्ड बासमती नहीं है, न्यू है. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए बना था? ए एंड बी ने ओल्ड बासमती राइस परचेज करने के लिए. कैन बी गेट बैक हिज प्राइस? Will your answer be different if B alone purchased the rice thinking it to be old basmati? Guys, यहाँ पे guys see, coercion, undue influence, fraud and misrepresentation. Contract is voidable. What? Contract is voidable. Mistake में दो scenarios है, bilateral mistake, unilateral mistake. Yes, अभी देखते हैं क्या क्या केसेस है. ओके, जस्ट रिमेंबर दैट 4 केसेस में वॉइडेबल है. मिस्टेक में बायलैटरल यूनिलैटरल दो एनालिसिस है. यू हैव टू बाइफर्केट एंड देन टेल द आंसर. ठीक है, अभी देखो ए एंड बी बोथ दोनों से लोगों से मिस्टेक हुआ है. दैट उन्होंने दोनों ने समझा था ओल्ड बासमती राइस है, इट वॉज रैदर अ न्यू बासमती राइस. दोनों से मिस्टेक हुआ है. नाउ व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहे हैं. ओके, नाउ लेट अस सी. द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड on the grounds of bilateral mistake. As to the quality of subject matter, B is entitled to get back his price. However, if B is entitled to get back his price, मतलब bilateral mistake है तो contract is void. Bilateral mistake है तो contract is void. That contract doesn't make any sense. Nobody can enforce the case in the court of law. अभी next part of the question. Will your answer be different if B alone purchased the rice thinking it to be old basmati?
अगर बी एक ही से गलती होती, उसने एक ही लड़े जो ए को पता था कि ए को पता था कि वो न्यू बासमती है, ए को पता था वो न्यू बासमती है, बी समझ रहा था वो ओल्ड बासमती है। ना किससे गलती हुई है? बी से गलती हुई है, बिकॉज ए को पता था वो न्यू है। यस, फर्स्ट केस में दोनों को नहीं पता था कि वो न्यू है, सेकेंड केस में ए को पता था वो न्यू है। एबल टू अंडरस्टैंड? नाउ सी, however if b is alone mistaken as to the quality of subject matter, it amounts to unilateral mistake, मतलब एक तरफा mistake, and the contract shall be treated as valid and enforceable. Valid and enforceable. Next one, discuss the law relating to the effect of mistake on contracts. डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइज, मैंने क्या बोला? 4 केसेस वॉइडेबल, बायलैटरल में सॉरी मिस्टेक में बायलैटरल यूनिलैटरल। बायलैटरल में द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, यूनिलैटरल में द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड इट इज एनफोर्सेबल। यस, देखो यहाँ पे वही दिखा, मिस्टेक ऑफ लॉ बायलैटरल मिस्टेक में वॉइड, यस वही लिखना है। यूनिलैटरल मिस्टेक में यूनिलैटरल मिस्टेक इज सेड टू बी वैलिड। गाइस इस केस में वैलिड मतलब क्या इसका? टेल मी। सेलर उसको पता है न्यू बासमती है, बायर आया समझ रहा है ओल्ड बासमती है, लेके चला गया। नाउ वो करना चाहता है इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड, मतलब वापस चाहिए उसको। यस यस से यस, ओके। नाउ उसको सिर्फ बायर से मिस्टेक हुआ है, यूनिलैटरल मिस्टेक है, सेलर को पता था, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। तुम्हारी मिस्टेक है ना, तो तुम भुगतो। इस केस में दोनों को मत घसीड़ो, दोनों का मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। एबल टू अंडरस्टैंड? बायलैटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, यूनिलैटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फर्स्ट 4 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। कौन कौन से केस? कोercion, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। इन केस ऑफ मिस्टेक बायलैटरल है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, यूनिलैटरल है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, वैलिड एंड एनफोर्सेबल। वैलिड है तो ऑब्वियसली एनफोर्सेबल है। एबल टू अंडरस्टैंड? आंसर उसमें वही ए एंड बी दोनों ने मिस्टेक किया है, दैट इज बायलैटरल मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। एक ही से मिस्टेक हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। वो किससे हुआ है मत देखो, यूनिलैटरल है, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब इस केस में वो सेलर ऐसे नहीं बोल सकता कि तुम्हारी गलती, बायर ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने गलती से समझ के ले गया था, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। तुम्हारी गलती है भाई, तुम अच्छे से चेक करके लेके जाना था बासमती राइस। यस तुम्हारी गलती है, भुगतो भी, दैट इज योर मिस्टेक, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। दोनों से मिस्टेक हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। बायर हो तो अच्छे से छान के लेके जाओ, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉलिड वैलिड, तुम्हारी गलती है, भुगतो। एबल टू अंडरस्टैंड? नाउ यू गॉट इट राइट। यूनिलैटरल मिस्टेक में यूनिलैटरल मिस्टेक इज सेड टू बी वैलिड, बायलैटरल में void ड्यू टू बायलैटरल मिस्टेक। यस, एसेंशियल्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एज पर, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए अभी, नेक्स्ट के सारे ऑलमोस्ट। डिफाइन मिसरिप्रेजेंटेशन, एसेंशियल्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसमें क्या होना चाहिए? फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप, अपेरेंट, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, मेंटल डिस्ट्रेस वगैरह है तो, अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स एंड बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है, ऑल दोज थिंग्स डायरेक्ट क्वेश्चन, यू हैव टू डू इट। ठीक है, केस स्टडी से 75% टाइम्स आता है। यस, नाउ डिफाइन मिसरिप्रेजेंटेशन उसका पूरा लिखो। यस, डायरेक्ट क्वेश्चंस। वेदर थ्रेट टू कमिट अभी हो चुका है, ओके, विल डू दिस। 26, 27, 28, 20, हार्डली एनीथिंग इज लेफ्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूनिट खत्म हो जाएगा। इट वॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट यूनिट, राइट? करते ये पूरा। Yes, Mr. S, aged 58 years, was employed in the government department. He was going to retire after 2 years. Mr. D made a proposal to Mr. S to apply for voluntary retirement from his post so that Mr. D can be appointed in his place. Mr. D offered a sum of rupees 10 lakhs as consideration to Mr. S in order to induce him to retire. Mr. S refused at first instance, but when he evaluated the amount offered as consideration is just double of the cumulative remuneration to be received during the tenure of 2 years of employment, he agreed
to receive the consideration and accepted above agreement to receive money to retire from his office, whether the above agreement is valid, explained with reference to provisions of Indian Contract Act 1872. क्या हो रहा है यहाँ पे? मिस्टर एस है, उसका एज कितना है? 58 years. He was about to retire in 2 years. Okay. मिस्टर डी एक बंदा है, न्यू बंदा, फ्रेशर, ही वॉन्ट्स दैट जॉब. तो पता है क्या ऑफर करता है? हाँ, यू टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, VRS बोलते हैं उसको. इफ़ यू टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट, जितना 2 साल में सैलरी मिलने वाला है ना, उसका डबल मैं तुमको पे करूंगा. जस्ट टेक द रिटायरमेंट एंड गेट लॉस्ट सो दैट आई कैन गेट द जॉब. समझ आ रहा है? कैन यू डू सो? नहीं करना चाहिए. देयर इज नो लीगल ऑब्जेक्ट. यस और नो? Section 10 of the Indian Contract Act 1872 provides for the legality of consideration and objects. Section 23 of the said act also states that every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. हम लोगों ने पढ़ के आते सेक्शन 10 में वही लिखा है. वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट इज लीगल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें. सिंपल. देखो हम लोग आज 3 एलिमेंट्स पढ़े. फर्स्ट कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड फ्री कंसेंट, थर्ड लॉफुल ऑब्जेक्ट, फोर्थ लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन. यस. तो इसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट तो है नहीं ना. द प्रॉब्लम गिवन टॉक्स अबाउट एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. सेल हो रहा है ना यहाँ पे. पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्स, ये कीवर्ड्स. हाँ, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. यस. पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी नो मनी कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑफिस टू एन ऑफिस इन विच द पब्लिक इज इंटरेस्टेड. पब्लिक का इंटरेस्ट है भाई, ऐसे पैसे लेके खरीदो मत उसको. यस. ये सारे कीवर्ड्स देख लो, लिखना है वहां पे. सच कंसिडरेशन पेड बीइंग अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी इज अनलॉफुल. Hence it is not valid. It is void as the consideration being opposed to public policy is unlawful. केस में वही लिखना है. You will to understand. We'll wind up the class.